जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th की मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, कथन को पढ़ना है, बताना है सत्य है असत्य और अपने कारण बताने हैं। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, हैं, जैसे √2, √3, पाई। ठीक है, 22/7 की वैल्यू होती है 3.14596 जो भी है। ठीक है, 141,596। ठीक है, और जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या यह अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होती है, वास्तविक कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे √2, √3, पाई। ठीक है, 22/7, 3.1459। इसकी कोई संख्याओं का क्या होता है? वैल्यू नहीं होता, पूरी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो यह अपरिमेय संख्या होती है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पहले का कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √5 के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि हम धनात्मक संख्याओं को हम √1, √2, √1.1, √1.2 इत्यादि के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन नकारात्मक यानी कि निगेटिव, जो निगेटिव संख्या होती है। ठीक है, निगेटिव संख्या को हम वर्गमूल के रूप में नहीं, वर्गमूल यानी √ में नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, धनात्मक जो संख्याएं होती हैं उसे हम √ में मतलब वर्गमूल में दिखाते हैं, लेकिन हम इसको नेगेटिव को हम कभी भी -1 √ नहीं दिखाते, -2 √ नहीं दिखाते। ठीक है, नहीं दर्शा सकते हैं। इसलिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं होता है
जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो संख्या रेखा प्रत्येक अंडर रूट m के रूप में होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो ऐसा नहीं होता है, अंडर रूट जो m होता है वो हमेशा क्या होता है, संख्या रेखा पर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में नहीं होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या होती है जिसमें हम लिख सकते हैं 1/2, 1/3। ठीक है, अंडर रूट जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती है। सबसे पहले हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। ठीक है, पाई 0.0110011 इत्यादि संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या यह है अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह होता है। जैसे में अपरिमेय संख्या कौन सी? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, पाई। ठीक है, 0.0110011। ठीक है, ये हो गया। और 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे। ठीक है, इसलिए अब कह रहा अब ये हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ठीक है, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और वास्तविक संख्या जो अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं का क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं।
जैसे √2, √3, √6 ये अपरिमेय कहलाते हैं, ये अपरिमेय कहलाते हैं क्योंकि ये पिवट टेबल के रूप में नहीं है, ठीक है। ये पिवट टेबल के रूप में, सॉरी, लेकिन √4 बराबर 2 होता है, ठीक है। √4 क्या होता है, 2 होता है, जो एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि, इसलिए कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि √2, √3, √6 इसके ये तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गए। लेकिन √4 का क्या होता है, 2 होता है, √9 का 3 होता है, √16 का 4 होता है, ठीक है। 36 का 6 होता है, 25 का √25 का 5 होता है। इसलिए जो, लेकिन ये जो है एक क्या हो जाएंगे, ये पूर्णांक है, ठीक है, ये उदाहरण हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दिखाइए कि एक संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। एक हमने क्या करा, रेखा खींच लिया, ठीक है। AB रेखा खींचा, इसका पॉइंट यहाँ पे हो गया तुम्हारा 0, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 2, इसका नाम दे दिया हमने B, ठीक है, 1 2, ठीक है। एक हमने AB रेखा खींच लिया 2 यूनिट का, कितने यूनिट का, 2 यूनिट का। अब हमने क्या करा, उस पर एक लंब लगा लिया, इस पर B से क्या करा हमने, एक लंब लगा लिया 1 यूनिट का, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने A, इसका नाम है A, इसका नाम A B और इसका नाम हमने दे दिया C, ठीक है। और इससे हमने क्या करा, इसको मिला लिया, A से B को मिला लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 है, ठीक है। इसका यूनिट कितना है, यूनिट 2 है पूरा टोटल, और इसका यूनिट कितना है, 1 है। तो हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारा, AC का स्क्वायर, आधार क्या है AB का स्क्वायर, ठीक है। लंब क्या है BC का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें AC का स्क्वायर निकालना है। AB कितना है, AB है 2, कितना है 2 का स्क्वायर। BC कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। AC का स्क्वायर जब हम AC स्क्वायर हटाते हैं तो ये हो जाएगा √5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √5। तो हमें AC का वैल्यू कितना आ गया, √5, ठीक है। हम इससे यहाँ से इसको जब हम √5 ऐसे नीचे गिराएंगे तो यहाँ पे गिरेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, √5 जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, वैल्यू आएगा। इसको हमने क्या करा, संख्या रेखा पे दर्शा दिया, ठीक है। ये हमारा √5 नीचे की ओर हो गया, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ कि निरूपित हमें √5 करना है, किसी रेखा पे, संख्या रेखा पे निरूपित करना है। हम सबसे पहले एक AB रेखाखंड खींचेंगे, दो यूनिट का, 0 1 2, यहाँ पे 2 यूनिट हो गए, ठीक है। 2 यूनिट तक खींच लिया। अब हम B से एक सीधी रेखा खींचेंगे लंब, उसका कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होनी चाहिए, एक ही दूरी होनी चाहिए। इतना दूरी खींचा, इसको बिंदु का C दे दिया, C से हमने A को मिला दिया, ठीक है। अब हमें AC की वो निकालना है, दूरी, AC की दूरी निकालनी कितनी है। AC की दूरी निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। अगर हमें एक भुजा पता नहीं होती है तो हम कर्ण, ये फॉर्मूला लगा करके निकाल लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, इस सब करेंगे तो हमारा आ जाएगा AC बराबर √5। जब √5 आ जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नीचे की ओर √5 गिरा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये भी चैप्टर समाप्त।